हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है फार्मोर्स की वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स वो होते हैं जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, आपको पता है हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में। वो एलर्जिक रिएक्शन करता है। ठीक है, तो उस रिएक्शंस को ब्लॉक करने के लिए तो जनरली हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं जो कि हमारे को एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। वो हिस्टामिन को एक्शन नहीं प्रोड्यूस करने देता अपना। ठीक है, तो अब यहाँ से हम समझते हैं कि हिस्टामिन क्या है। ठीक है, तो हिस्टामिन हमारा जनरली क्या है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, हिस्ट और अमीन्स। ठीक है, हिस्ट मतलब जो टिश्यू के अंदर स्टोर है। ठीक है, और अमीन्स मतलब अमीन्स NH2। आपको पता है अमीन्स NH2 होता है, अमीनो NH3 होता है, अमोनियम NH4 होता है। ठीक है, तो कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होता है? मास्ट सेल। अब बोलो क्या मास्ट सेल टिश्यू थोड़े हैं, यहाँ पे 10 लिखा है। देखो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, टिश्यू पता है आपको 4 टाइप्स के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फर्दर 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एडिपोस टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, मास्ट सेल हो गया। ठीक है, और भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो उसमें से एक कैटेगरी होगी हमारी मास्ट सेल्स की। ठीक है, ये भी एक टिश्यू है जिसके अंदर हिस्टामिन्स प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स में। ठीक है, हिस्टामिन्स वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल के अंदर। ठीक है, और दूसरा ब्लड, ब्लड में बेसोफिल्स होते हैं और बेसोफिल्स के अंदर भी हिस्टामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको याद पता लग गया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 2 जगह, मास्ट सेल और बेसोफिल। बेसोफिल कहाँ है? हमारा ब्लड और ब्लड में। ठीक है, और मास्ट सेल क्या है? एक टिश्यू है। ठीक है, जो हिस्टामिन है वो बनता कैसे है? हिस्टामिन बनता है हिस्टिडीन से। हिस्टिडीन की जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, जब हिस्टिडीन की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाता है हिस्टामिन का। डीकार्बोक्सिलेशन मींस CO2 ग्रुप का बाहर निकलना, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब आपको पता लग गया। इस लेक्चर में जो हम यही पढ़ेंगे कि हिस्टामिन क्या होते हैं, वो कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं जिसके ऊपर बैठ के वो कौन कौन से एक्शन देगा। ठीक है, और कौन कौन से हम ड्रग्स देते हैं, कौन कौन से जनरेशन के ड्रग्स देते हैं, कौन से जनरेशन बेटर है दूसरे जनरेशन से, तो और कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी SAR कितना है। ठीक है, हम इस कुछ पढ़ेंगे सिंथेसिस वगैरह। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल और बेसोफिल्स। जैसे आपको मैंने बताया, ब्लड के अंदर बेसोफिल्स होता है जो निकलता है, जिसके अंदर से हिस्टामिन निकलता है। तो रेडनेस, ईचिंग, वार्मथ, रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब रिएक्शंस देता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे लिखा हुआ है IgE प्लस एंटीजन इक्वल टू हिस्टामिन। अब आपको ये समझ नहीं हो रहा ये क्या रिएक्शन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होता है जो हमारा WBC बनाता है। ठीक है, मोस्टली WBC बनाता है एंटीबॉडीज। ठीक है, वो किसके लिए बनाता है? एंटीजन के लिए। अब देखो जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा, एंटीजन कुछ भी हो सकता है। एंटीजन हो सकता है पोलन ग्रेन भी हो सकता है, डस्ट भी होता है, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है जो हमारी बॉडी के अंदर आए। फॉरेन पार्टिकल समझो आप, एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर आया, तो हमारी बॉडी ने IgE बनाया जो कि एक एंटीबॉडी है। ठीक है, एंटीबॉडी है। ठीक है, जैसे ना IG जैसे एंटीबॉडीज है, ये ना इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लाइकोप्रोटीन E। ठीक है, ये ना 6 टाइप्स के होते हैं। ये टाइप्स के मतलब कि एंटीबॉडीज 6 टाइप्स के होते हैं। जनरली 5 टाइप्स के लिए जाते हैं, 6th टाइप अभी शो नहीं हुआ। ठीक है, 5 टाइप्स के कौन कौन से? IgA, IgM, IgE, IgRe, ऐसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसमें से IgE भी एक एंटीबॉडी है। ठीक है, जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए उसको मारने के लिए। ठीक है, उसको रोकने के लिए। ठीक है, पर देखो ये तो उसको रोक देगा, बट ये उल्टा हिस्टामिन को प्रोड्यूस कर देगा। आप बोलोगे वो कैसे? देखो एक आप समझो, एक एग्जांपल से देखो। ये हमारा होता है मास्ट सेल, ये हमारा है मास्ट सेल। ठीक है, यह है मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर है हमारे वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स समझ लो, ये वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट है हिस्टामिन्स। ठीक है, ये हमारे हिस्टामिन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो जो हिस्टामिन्स हैं ये मसल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ये हमारा है एक फॉरेन मटेरियल आ गया, एंटीजन। ठीक है, ये हो गया एक एंटीजन, एंटीजन हो गया। ठीक है, एंटीजन हो गया, ये हो गया हमारा मास्ट सेल। ठीक है, हमारी बॉडी ने क्या भेजा? IgE, किसको मारने के लिए? एंटीजन को मारने के लिए। ये समझ लो हमारा हो गया IgE, ये हो गया हमारा IgE। जो एंटीजन है ये उसके ऊपर बैठेगा। ठीक है, और एंटीबॉडी इसको मार देगा, बट उसको तो वो रोक देगा, बट क्या होगा कि इसकी डीग्रेनुलेशन कर देगा। इसकी डीग्रेनुलेशन कर देगा, मतलब कि जो ये वेसिकल्स है इसमें फट जाएंगे, और जो भी इसके अंदर जितने भी हिस्टामिन्स और एलर्जिक कह सकते हैं एलर्जिक ल्यूकोट्रांसफर जो भी एलर्जिक करते हैं रिएक्शंस। ठीक है, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर जो भी कुछ कह लो। ठीक है, वो भी हिस्टामिन्स के साथ में निकल जाएंगे। हिस्टामिन्स निकले किसकी वजह से? IgE और एंटीजन की रिएक्शन की वजह से। उसने उसको तो मार दिया, बट उल्टा इसकी डीग्रेनुलेशन कर दिया और हिस्टामिन निकल गए। और हिस्टामिन किसके लिए फेमस है? एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। आपको पता लग गया ये क्या है? IgE प्लस एंटीजन इक्वल टू प्रोड्यूस हिस्टामिन। अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हिस्टामिन क्या है। हिस्टामिन बाइंड्स टू H1 एंड H2 रिसेप्टर बिकॉज दे आर अ प्रीडोमिनेंट। अब देखो जिसमें हमें पता लग गया कि हिस्टामिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की। जो हिस्टामिन के ना 2 रिसेप्टर होते हैं जिसके ऊपर वो बैठता है, H1 और H2 रिसेप्टर। ठीक है,
उसके बाद जो H1 रिसेप्टर है वो एलर्जिक रिएक्शंस करेगा, जैसे कि इचिंग, रैशिंग वगैरह, ठीक है। जो H2 रिसेप्टर है वो फेमस है HCl की सिक्रीशन के लिए। अब बोलोगे HCl क्या होता है? देखो हमारे स्टमक में HCl निकलता है फूड्स की मतलब कि डिग्रेडेशन में कह सकते हैं हम उसको डी इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। आपको पता है डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन करने के लिए फूड्स की मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है फूड्स को, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट वगैरह करने के लिए एसिड प्रोड्यूस होता है। बट अगर एसिड की लिमिट से ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो वो ना अल्सर्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। जो स्मूथ मसल होते हैं ना हमारे स्टमक के अंदर, उसके ना ऊपर ना एक ना म्यूकोजल लेयर होती है जो एसिड से प्रोटेक्ट करती है। बट एसिड की अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो तो वो ना उस म्यूकोजल लेयर को ना ब्रेक, जैसे कहते हैं टेयर कर देती है और अल्सर्स क्रिएट कर देती है, छाले जिसको कहते हैं स्टमक के अंदर, जो बहुत ही डेंजरस होता है। इनमें डेथ भी हो सकती है लीकेज करके हमारे फूड सब्सटेंस, ठीक है। तो समझो कि H2 है, अगर हिस्टामिन H2 के ऊपर बैठा, ठीक है, उसने क्या करना है? एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना है, ठीक है, समझे। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ जीआईटी और एसिड प्रोडक्शन ऑफ HCl सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा, सिंपल समझो, ठीक है। अब हिस्टामिन आफ्टर बाइंडिंग विद H1 रिसेप्टर कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो H1 पे बैठा तो उसने ब्लड वेसल्स की डायलेशन कर देना है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब अब देखो जो ब्लड वेसल डायलेट होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्लड प्रेशर में लो होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है, और ईचिंग रैशिंग वगैरह करेगा। और अगर दूसरे पे बाइंड हुआ तो पता ही आपको सिक्रीशन नहीं होगा। तो यही सब कुछ है कि अगर पहले पे बाइंड हुआ तो स्वेलिंग करेगा, अपना रिस्पिरेटरी मतलब कि कफिंग वगैरह हो जाएगा, ठीक है, रनी नोज, स्नीजिंग, कफी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमारा हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये हमारा कहते हैं हमारा इमिडाजोल है। इमिडाजोल पता है ना, पेंटालिंक होता है उसके अंदर N और NH प्रेजेंट होता है, उसको हम इमिडाजोल कहते हैं। और ये हमारा पता आपको क्या, ये हमारा हो गया CO, मतलब कि हमारे 2 कार्बन है और साथ में NH2 लगा है, ठीक है। इथाइल अमाइन जिसको हम कहते हैं इथाइल अमाइन, याद रखिएगा, इथाइल मतलब कि 2 कार्बन और अमाइन, ठीक है, इथाइल अमाइन, मिडाजोल प्लस इथाइलमाइन हमारा बन गया हिस्टामिन, ठीक है। तो ये लिखा है, ये इसका नोमेनक्लेचर वगैरह लिखा है। एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन हैज मिनिमम बाइंडिंग एफिशिएंसी, जो रेनिटिन है इसकी ज्यादा एफिशिएंसी होती है बाइंड करने की। ये आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप छोड़ो, यहाँ पे बताया हिस्टामिन ऑटोकॉइड हार्मोन सेल्फ फीलिंग। मैंने आपको एक और बताया कि ऑटोकॉइड वो भी होते हैं जो अपने जगह से निकल के अपने इर्द गिर्द ही बैठकर रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो आप ला लेते हैं, समझो इंट्रोडक्शन समझ लो थोड़ी बहुत। तो इट इज स्टोरिंग मास सेल्स, वही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखें हिस्टामिन की सिंथेसिस क्या है, ठीक है। ये हमारा हिस्टाडीन है, ठीक है। मैंने बताया कि जैसे हिस्टाडीन की डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो अपना बनेगा हिस्टामिन। देखो ये इथाइलमाइन है, ठीक है। हमारे को क्या चाहिए? इमिडाजोल प्लस इथाइलमाइन चाहिए, वो क्या बनता है? हिस्टामिन। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ हमारा कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। अब हम इस कार्बोक्सी ग्रुप को निकाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा हिस्टामिन। तो सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन हुई, ये CO2 ग्रुप निकल गया, H मतलब कि H2 इसकी फुल मतलब इसकी बॉन्ड्स फुल हो गए, वैलेंसी फुल होगी इसकी, और बन गया हमारा इथाइल अमिडाजोल, इथाइल अमाइन अमिडाजोल, ठीक है, या फिर अमिडाजोल इथाइलिन अमाइन, ठीक है। हमारा बन गया ये हिस्टाडीन, ठीक है। आपको समझ गया। अब हिस्टाडीन के कौन से रिसेप्टर है? एक्चुअली ना हिस्टाडीन के बट जो 2 रिसेप्टर और है ना वो उनको ज्यादा काउंट नहीं करते, मतलब है तो 4 रिसेप्टर पर 2 को ही काउंट करते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये 2 पे एक्शन देते हैं, समझो यहाँ से। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर। दीज आर जी प्रोटीन कवर रिसेप्टर। अगर आपने रिसेप्टर की लेक्चर नहीं देखी वीडियो में मैंने अपलोड की हुई है कि हमारे रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। जी कवर प्रोटीन रिसेप्टर हो गया, सेल सर्फेस रिसेप्टर हो गया, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गया, एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गए। ये ना अलग अलग उनकी क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, कहाँ क्या क्या टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं, बट हम काउंट जनरली 2 को ही करते हैं, 2 पे, क्योंकि एक्शंस देते हैं हिस्टामिन बाइंड हो गया तो इसलिए हम 2 को काउंट करते हैं। देखो कहाँ प्रेजेंट है। H1 हमारा GIT में प्रेजेंट है, CNS में प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है, हार्ट में, लंग्स में। देखो अब कौन कौन से, देखो एक तो CNS है, आपको पता लग रहा है कि क्या क्या रिएक्शन देगा, ऑब्वियसली ईचिंग, रनी नोज वगैरह, ठीक है। तो H2 कहाँ पे प्रेजेंट है? H2 को गैस्ट्रिक सेल्स में जरूर लिखना, गैस्ट्रिक सेल्स में जरूर रखना H2 को, वहीं से तो ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक सेल इन स्टमक, CNS, हार्ट, जहां मर्जी लिख दो, क्योंकि जो हमारे हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं वो ऑल ओवर बॉडी में होते हैं। ये तो नहीं कभी आपको एलर्जिक रिएक्शन होता अकेले हाथ में हुआ तो क्या पता अगली बार आपको एलर्जिक रिएक्शन हो तो पैर में खारिश होने लग पड़े, कभी आपका नाक में से मतलब कि रनी नोज हो जाए, सिक्रीशन करने के लिए, कोई भी आप कैसे मतलब ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहले H1 रिसेप्टर्स क्या होते हैं। देखो H1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है। वही चीज बताई हुई है, देखो यार वही चीज आप पढ़ोगे ना इजी पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इफ हिस्टामिन बाइंड्स टू H1 रिसेप्टर इट विल रिजल्ट इन पेन, ईचिंग, वेसोडाइलेशन, मतलब कि डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, तो BP लो हो जाएगा, समझ ली, थोड़ा माइल्ड, ज्यादा नहीं।
ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो हमारे रिस्पिरेटरी के जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना, मसल्स वगैरह, उनकी ना कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। कंस्ट्रिक्शन मतलब ना सिकुड़ना, जिसकी वजह से क्या होगा, कफिंग होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत वगैरह होने लग पड़ेगी। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कहीं को सांस लेने में दिक्कत होने लग पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे एलर्जिक रिएक्शन होने लग पड़ेंगे अगर H1 पे बाइंड हुआ। H2 पे मैंने बताया था, अगर H2 पे बाइंड होगा तो हमारे क्या होगा, एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, ये भी ना ऐसे एक्चुअल में ये ना प्रोसेस होता है H2 पे बाइंड होने के बाद ना, वो ना CMP लेवल होता है हमारा। ठीक है, साइक्लिक AMP होता है हमारा, उसकी प्रोडक्शन वो मतलब कि उसका लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, CMP का लेवल इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर हम ब्लॉकर्स देते हैं जो कि ना CMP के लेवल को इंक्रीज नहीं होने देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन रुक जाती है। ठीक है, एक ये भी होते हैं। ठीक है, देखो हिस्टामिन ड्रग्स के लिए ना, हम अगर अल्सर्स वगैरह हो गए ना पेट में, तो हम ज्यादा ड्रग्स देते हैं पेंटारोजोल वगैरह, जो हम जिसको हम कहते हैं PPI इनहिबिटर। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो ड्रग्स देते हैं। बट इसमें डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको पता लगे, इतना तो पता लगे आपको कि हिस्टामिन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब कि कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, कौन से रिसेप्टर बाइंड करेगा तो कौन सा एक्शन देगा, ये आपको पता लग गया। इतने याद रखो। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कि एक्चुअल में किस चीज में इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो जनरली ना ये अपने टू टाइप्स के रिसेप्टर के हमने बारे में पता लगा। हम वैसे 4 होते हैं, पर हम 2 के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 पर ही हिस्टामिन बाइंड होकर रिएक्शन देता है। ठीक है, अब देखो जो H1 एंटागनिस्ट, मतलब जो H1 रिसेप्टर के एंटागनिस्ट H1 पे बाइंड होकर जो ब्लॉक करेगा उसके एक्शन को, उसको उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, डाइफेनिड्रामीन। ठीक है, डाइफेनिड्रामीन हो गया, डोक्सिलामाइन हो गया, पेरिलामीन हो गया, ट्राइफेनिलामीन हो गया, क्लोरफेनिरामीन हो गया, ब्रोमफेनिरामीन हो गया, साइक्लिजिन हो गया, मैक्लिजिन हो गया, हाइड्रोक्सीजिन हो गया, प्रोमिथाजिन हो गया। ठीक है, और जो ये फर्स्ट जनरेशन है, जो पहली बार निकले। अब देखो हमेशा हम सेकंड जनरेशन तब निकालते हैं जब फर्स्ट जनरेशन उतना अच्छा नहीं होता, या फर्स्ट जनरेशन बेहतर बनाने के लिए ड्रग्स हम सेकंड जनरेशन बनाते हैं। अब ये H1 नहीं है, ये भी H1 पे बाइंड होकर ही अपना एक्शन देंगे, ये भी H1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे। बट ये सेकंड जनरेशन, ये बाद में बनाए, कौन से, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन और लोरेटाडीन। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा सिट्राजिन, कोई भी रिएक्शन हो भाई सिट्राजिन खा लो, लिवोसिट्राजिन खा लो। ठीक है, तो यहाँ समझो ये हमारी दूसरी जनरेशन की ड्रग्स है। अब ये H2, मतलब ये H2 पे बाइंड होकर अपना एक्शन देगी, मतलब H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। कौन से हैं, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फोमेटिडीन, ये हमारी कुछ क्लासिफिकेशन होगी। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इन ड्रग्स के बारे में। देखो ये सब मैंने ड्रग्स लिखी हैं, बट इससे पढ़ने से पहले आप एक बार ना SAR पढ़ो। ठीक है, SAR मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ, उससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स हैं, आप देख लो बहुत सारे ड्रग्स हैं, तो हम पढ़ते हैं SAR को। ठीक है, अब देखो ये SAR हमारा SAR ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, ये हमारा कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। जैसे कोई भी ड्रग उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाद में हम उसकी मॉडिफिकेशन कर करके अलग अलग पॉइंट, मतलब अलग अलग जगहों पे मॉडिफिकेशन करके अलग अलग ड्रग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है AR, मतलब होता है अराइल। अराइल पता है ना आपको, एरोमेटिक रिंग कहते हैं जिसको। ये 2 एरोमेटिक रिंग होंगे, X हो गया, कोई भी X हो सकता है। X बोले तो अपना O हो सकता है, N हो सकता है, C हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ONC ही होना चाहिए, हेलोजन नहीं होना चाहिए। हेलोजन क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, हेलोजन नहीं होना चाहिए, हमेशा ONC ही होना चाहिए। ठीक है, ये अपना इथाइलिन बॉन्ड है, मतलब कि इथाइलिन लिंकेज है। इथाइलिन पता है ना, 2 इथाइलिन, मतलब कि CC और NH। ठीक है, यहाँ पे हम NH को रिप्लेस करके H को रिप्लेस करके कुछ अलग ग्रुप लगाते हैं, आयल ग्रुप लगाते हैं, अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, बट है तो इथाइलिन ना। ये इथाइलिन लिंकेज होगा। देखो अभी तो याद रखो, ये हमारा हो गया एरोमेटिक रिंग 2, एक हो गया XONO, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन लिंकेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और RR ग्रुप, इसको हम सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग मॉडिफिकेशन करके अलग अलग ड्रग्स बनाते हैं, या फिर इतने पार्ट्स को भी अलग अलग मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं, अलग अलग पार्ट्स। क्या, बट एरोमेटिक रिंग सेम रहती है मोस्टली। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या है। देखो AR अराइल ग्रुप, एरोमेटिक रिंग, X हमेशा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चाहिए, हेलोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, CC मतलब इथाइलिन लिंकेज हो गया, NR मतलब अमाइन ग्रुप हो गया। वैसे तो NH होता है, ठीक है, बट NH को हटा के हम RR ग्रुप लगाएंगे, R अल्काइल ग्रुप, उसकी अच्छे मतलब R ग्रुप समझ रहे हो ना आप कोई भी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं SAR का। इसका देखो, डाई अराइल सब्स्टिट्यूशन इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। इसमें बोला कि जो हमारे जो अराइल ग्रुप है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तभी हमारा ड्रग
हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट करके कुछ और लगा दिया, सपोज करो कि हमने अराइल को हटा के कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, अल्काइल मतलब कि CH3CH2 लगा दिया, बेंजीन को हटा के, मतलब समझो आप बेंजीन नहीं समझो, एरोमेटिक रिंग को हटा के हमने कोई दूसरा ग्रुप लगाया तो उससे एक्टिविटी है जो ड्रग की वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अराइल ग्रुप होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट समझ लो, जो एक्स है, अगर हमने एक्स में मतलब एक्स हमारा हो सकता है CON, मैंने बताया, आप ऐसे समझ लो कि समझ लो आप रिवर्स करने के लिए NOC, ठीक है, हमारा NOC ही होना चाहिए। अगर हमने NOC को हटाकर Cl लगाया, अलग अलग लगाया, तो उससे हमारी जो एक्टिविटी है रिड्यूस हो सकती है ड्रग की, ठीक है। 2 पॉइंट बना लो। अब देखो इसके ना एक और मैं चीज बताता हूँ, इसको आप अच्छे से ना लिखने के लिए, तो ड्रग की एग्जांपल दे दो, जैसे आप नीचे दे दो डायफेनिराहाइड्रामिन, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे उसके नीचे एग्जांपल दे दो, ये चीज लिख दो, समझ आ जाएगा। वैसे तो आप इतना समझोगे ना, इतना भी लिखो काफी है, ठीक है। अब N है, अब समझ लो ये 2 पॉइंट्स बन गए। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये बता रहा है अगर हमने CLB, देखो अगर हमने मतलब Cl क्या होता है हमारा हेलोजन, Br क्या है हेलोजन, अगर हमने हेलोजन अटैच किया कहां पर, अराइल ग्रुप पे, देखो सब्स्टिट्यूट मतलब होता है उसको हटा देना, और ऐड करना मतलब कि एरोमेटिक रिंग पर ऐड कर दिया, मतलब कि समझो एरोमेटिक रिंग पे हमने, ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, ये हमारा ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, इस पे हमने अगर Cl अटैच कर दिया या फिर Br अटैच कर दिया, हेलोजन अटैच कर दिया, उससे एक्टिविटी उस ड्रग की बढ़ जाएगी, वो अच्छा काम करेगी, ठीक है। ये बन गया हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मिथोक्सी, इसको आप अलग पॉइंट बना सकते हो। देखो एक हेलोजन लिख दो, Cl और Br, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में लिख दो अगर हमने मिथोक्सी ग्रुप लगा दिया एरोमेटिक रिंग पे, तो उससे भी उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो आपके बन के ये फोर्थ पॉइंट बन गए। अब फिफ्थ पॉइंट में आप मिथाइल लिख दो कि मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तब भी उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझो मतलब कि हमें ना थ्योरी में लेंथ बनानी होती है, तो आप समझ लो पहले पॉइंट में आप लिख दो हेलोजन लगाया तो एरोमेटिक रिंग पे, तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर हमने मिथोक्सी लगाया तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर हमने मिथाइल लगाया तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट यहां से बन गए, एक एरोमेटिक रिंग का बन गया। अब आपको मैं इसका एक और शॉर्ट हैक बताऊंगा जिससे आप और भी लेंथ इसकी बना सकते हो। अब देखो when X is substituted with any other atoms then CON then there is no activity। जैसे इसमें बताया कि अगर X हमारा NOC के अलावा किसी और एटम से सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि हमेशा NOC ही होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो इथाइलिन लिंकेज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया जो हमारी इथाइलिन लिंकेज है वो इसेंशियल है, मतलब हमारी जरूरी है एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो समझ लो। अब देखो यहाँ पे जो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, देखो एक है ब्रांचिंग ऑफ इथाइलिन चेन रिजल्ट इन लो क्लास ऑफ एक्टिविटी। देखो अगर हम इथाइलिन चेन की ब्रांच को बढ़ाई जाएंगे, समझो आप समझो एग्जांपल से, अगर आपको पता है C4 मोड बनाता है, जैसे ये आप इतना समझो ये N है, ये RR है, ठीक है। यार यहाँ पे ये देखो ये C है, ये C है, यहाँ से NRR अटैच है, ठीक है, ये अटैच है। आपको पता है यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए। समझो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, यहाँ पे हमारे H2 होगा, यहाँ पे H2 होगा, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन हमारे, 1 2 2 ये हो गए, 4 हो गए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर आप समझो हम इसमें पॉइंट में कह रहा है कि अगर हम इस इथाइलिन चेन की लिंकेज को बढ़ा देंगे तो उस एक्टिविटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे हमने CH2 ठीक है CH2 कर दिया तब भी उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हमने ऐसे कर दिया CH2NRR और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, देखो तब भी उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होगी। चाहे आप ये भी तो एक्चुअल में इसकी लिंकेज ही बढ़ रही है, ये लिंक बढ़ गया ना उसका, पहले 2 था अब ये 3 होगा, इसमें भी 3 होगा। हम जितनी लिंकेज बढ़ाई जाएंगे उतनी उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, समझ लीजिए। अब आपने कौन कौन सा पॉइंट बना लिया, एक तो हमारा एरोमेटिक जरूरी है, एक हमारा एक्स जरूरी है। अगर हमने हेलोजन लगाया तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हमने मिथोक्सी लगाया तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हमने अपना बोले तो उसको मिथाइल लगाया तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, अगर अब देखो इससे एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हम इसका नेगेटिव पॉइंट भी तो बना सकते हैं। अब बोलो कैसे, अब देखो हमने लिख दिया इफ वी ऐड NO2 ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग, इफ वी अटैच NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग तो इट्स एक्टिविटी गेट रिड्यूस। आप नेगेटिव पॉइंट जितने मर्जी बनाई जाओ, जो इसेंशियल है वो तो आप लिखो ही लिखो कि जैसे ClOH3 CH3 हमारे को जरूरी है, वो हम अटैच करें तो बढ़ेगा। और मतलब इतना बताएं कि हम इन्हीं 4 से बढ़ेगा।
अगर हम बाकी ओ लगाएंगे उससे रिड्यूस होगा। आप लेंथ बढ़ाने के लिए लिख दो NO2 अटैच करके रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, सिंपल बात। अगर हम यहाँ पे समझ लो एक और लिख दो कि अगर हमने इथाइलिन लगा दिया, इथाइल मतलब कि CS2 लगा दिया तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जो मर्जी लगाई जाओ रिड्यूस करियो, बस यही 4 को रहने दो, समझ रहे हो। अब जैसे आपने नाइट्रो लगाया तो रिड्यूस हो गया, अगर आप लिख दो अगर हम साइनाइड ग्रुप लगाएंगे तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, समझ लिए। इससे लेंथ बढ़ सकती है आपका, बहुत 2-3 पेज का बन सकता है अगर बनाना चाहो तो, ठीक है। और साथ में ना इन सबके ना एग्जाम्पल दे दो कोई ड्रग्स की, आपको मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम्पल दोगे, आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब जैसे इन्होंने लिखा है व्हेन एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड, देखो हमारे को पता है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिप्लेस कर दो। अब देखो जहां पे वहां पे सी लिखा है वहां पे Cl लिख दो। अगर हमने Cl से रिप्लेस कर दिया एक्स को तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, अगर हमने Bs से रिप्लेस कर दिया एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, अगर हमने CS3 से रिप्लेस कर दिया तो एक्टिविटी रिड्यूस होगी। आप नेगेटिव पॉइंट तो जितना मर्जी बना सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट रखो, नेगेटिव पॉइंट जो मर्जी अटैच करके उसकी एक्टिविटी रिड्यूस करियो लेंथ बढ़ाने के लिए, ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। SCR आप जितना मर्जी बड़ा बना सकते हो, याद रखना, ठीक है। तो आपका SCR क्लियर हो गया। हमारे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी चेन हमेशा इथाइलिन चाहिए, क्योंकि अगर हम जितने बड़ी इथाइलिन की चेन बढ़ाई जाएंगे, इथाइलिन की चेन बढ़ाई जाएंगे, ब्रांचिंग करी जाएंगे, उतनी उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। हमारे अमाइन वगैरह भी अटैच होना चाहिए, इस पे हम जो मर्जी अटैच कर सकते हैं ग्रुप्स, आगे बढ़ोगे तो आपको इतना पता लग गया SCR क्या होता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। पहले आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद हम ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H1 ड्रग्स पढ़ते हैं। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागनिस्ट। देखो ये फर्स्ट जनरेशन की बात करता है। हमारे मैंने जैसे बताया जो H1 ब्लॉकर्स है वो 2 तरह के हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन वाले ड्रग्स जब H1 रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे तो क्या परफॉर्म करेंगे एक्शन, ठीक है। They are a reversible competitive antagonist. They work by blocking H1 receptor and inhibit the effect of a histamine. They are a lipophilic, so they can cross the BBB ज्यादा, ठीक है। अब देखो ये कह रहे जो H1 ब्लॉकर्स हैं, जो मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के ब्लॉकर्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स हैं वो H1 पे मतलब कि बाइंड तो होंगे बट रिवर्सिबली, मतलब कि वो हट भी सकते हैं। रिवर्सिबल समझ रहे हो ना, बाइंड होना फिर से डीअटैच होना, मतलब डीअटैच भी हो सकते हैं। बट जो वो ड्रग्स हैं H1 के ड्रग्स हैं वो ज्यादा लिपोफिलिक इन नेचर है, मतलब कि ज्यादा लिपिड सोल्यूबल है। तो आपको पता है जो BBB होता है, प्लेसेंटा होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वो जो ड्रग्स है लिपोफिलिक इन नेचर होता है या फिर स्टेरॉइड ड्रग्स वो इजीली क्रॉस कर जाता है BBB को, ठीक है। जो लिपोफिलिक नेचर का ज्यादा है, मतलब जिसकी ज्यादा ही लिपिड सोल्युबिलिटी है वो इजीली क्रॉस कर जाएगा BBB को। तो इससे जो H1 के जनरेशन के मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन के H1 ब्लॉकर्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्लोज इजीली कर जाते हैं, क्योंकि उनका लिपोफिलिक नेचर होता है, ज्यादा लिपोफिलिक मतलब ज्यादा लिपिड सोल्युबल होते हैं, ठीक है। और यही लिखा है वो H1 को ब्लॉक करेंगे और हिस्टामिन के इफेक्ट्स को ब्लॉक कर देंगे। कौन कौन से अपने फिर आप नीचे एक लाइन लिखते हो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लॉकिंग of H1 receptor, no rashes, no any allergic action will occur like itching, rashing, runny nose, ये सब, ठीक है। अब ये आपको बता दें कि H1 फर्स्ट जनरेशन का मैकेनिज्म क्या है। अब हम सेकंड मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये हमारा रहा सेकंड जनरेशन का, ठीक है। These are a reversible competitive antagonist. They work by blocking H1 receptor and thus inhibit the effect of histamine. They do not cross blood-brain. Also, they have a longer half-life. ठीक है, as first generation, ठीक है, बहुत ठीक है। अब बता रहा है कि जो हमारे जो सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं H1 ब्लॉकर की बात करते हैं, ठीक है। H1 ब्लॉकर की जो सेकंड जनरेशन है अपने लिवोसिट्राजीन, सिट्राजीन, लोराटाडीन वाले, ये क्या है, ये भी हमारे रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ही हैं, ठीक है। ये भी डीअटैच हो सकते हैं, बट यहाँ पे बोला कि ये हमारे क्लोज मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, देखो जो क्रॉस कर रहे हैं वो तो लिपोफिलिक नेचर के हैं, जो नहीं कर पा रहे ऑब्वियसली वो लिपोफिलिक नेचर के नहीं होंगे, वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, वाटर लविंग होंगे, तो इसलिए वो क्रॉस नहीं कर पाते। देखो अगर वो हमारी बॉडी में समझो, अगर हमारी बॉडी में कोई ड्रग जो समझ लो हमारे पास 5 ml है कोई चीज है, वो हमारी बॉडी में पूरी जगह स्प्रेड हो गई है तो जल्दी डिग्रेड मतलब कि जल्दी खत्म होगी। अगर कोई भी चीज है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अगर हमारे पास पेंट है 5 लीटर, हमारे पास ये समझ लो ये हमारी 1 किलोमीटर की रोड है, 1 किलोमीटर की रोड है, हमने इसको पेंट करना है, हमारे पास 5 लीटर पेंट है, ठीक है। अगर हम इसको पेंट करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 किलोमीटर रोड है, ठीक है, 1 किलोमीटर की रोड है, अगर हमने 5 लीटर पेंट है हमारे पास, उसको हम पेंट करेंगे तो खत्म हो गया। अगर हमारे पास 500 मीटर की, आपको पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, ये 500 मीटर होता है, ठीक है। अगर हमारे पास 500 मीटर की है रोड और हमने 5 लीटर से पेंट किया
तो उतना खत्म नहीं होगा जल्दी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 किलोमीटर ज्यादा लंबा है। तो आप यहां से एक हैक समझो कि जो हमारी H1 ब्लॉकर्स की सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं, वो उसकी जो मतलब कि उसका जो टाइम है, हाफ लाइफ पीरियड वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर में जा ही नहीं पा रही है, वो हमारे दिमाग में जा ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जितनी ड्रग है वो नीचे है, और जितनी ज्यादा नीचे है उतना तगड़ा एक्शन देगी और उतनी देर तक हमारी बॉडी में रहेगी। पेरिफेरल पार्ट में ज्यादा रहेगा ये ड्रग्स और ज्यादा देर तक रहेगा। वही चीज बता रहा है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है। अगर हम स्मॉल डोज भी देंगे तो तगड़ा इफेक्ट देगा, क्योंकि ये ऊपर तो जा ही नहीं रहा, जितना ड्रग है वो नीचे ही है। तो जबरदस्त एक्शन दे रहा है H1 की ब्लॉकर्स की सेकंड जनरेशन वाली ड्रग्स है, सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, इसलिए हम इनको बेटर ड्रग्स कहते हैं। इसलिए हमने H1 के बाद H2 को बनाया, क्योंकि इसका बेटर था ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2 एंटागनिस्ट की। ठीक है, H2 एंटागनिस्ट, H2 ब्लॉकर्स समझ लो आप, सीधा एंटागनिस्ट की जगह ब्लॉकर भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, अब देखो H1 की बात कर ली। H1 के 2 जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन लिपोफिलिक था, इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता था। H2 नहीं था, जो H2 था उसको हम कम डोज भी देते थे तो करेक्शन देता था। ठीक है, आप लिख सकते हो, आप बना लो, आपको समझ आ गई, अब बना लोगे। ठीक है, अब H2 है, हमें पता है कि जो H2 रिसेप्टर कहाँ है, हमारे स्टमक के पेरेटल सेल्स में मोस्टली, और जो एसिल की सिक्रीशन को करता है। तो समझ लो यहाँ से अब ये क्या करेंगे, ये सिंपली हमारे एक्शंस को ब्रोक करेंगे। ये रहा, सॉरी ये रहा H2 एंटागनिस्ट कॉम्पिटिटली इनहिबिट द हिस्टामिन H2 रिसेप्टर लोकेटेड इन गैस्ट्रिक सेल्स। ठीक है, अब देखो आपको मैंने बताया जैसे कि जो हिस्टामिन है जब अपने H2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जो CMP है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब CMP का लेवल इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन पंप है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोटॉन रिलीज करते हैं, जो कि एसएल बनाता है। जितना ज्यादा CMP लेवल इंक्रीज होगा उतना ज्यादा प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा, उतना एसएल प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपली जो हमारे हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं H2 ब्लॉकर्स, वो जनरली इस स्टेप को ही ब्लॉक कर देते हैं। अगर ये स्टेप ब्लॉक हो गया तो CMP बढ़ेगा ही नहीं, अगर CMP बढ़ेगा ही नहीं तो हमारा प्रोटॉन पंप एक्टिवेट ही नहीं होगा, अगर प्रोटॉन पंप हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो एसएल बनेगा ही नहीं। तो समझ गए, वही थ्योरी में लिखा है मैंने। अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक बार ड्रग्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, आप एक बार फिर से वीडियो समझ लेना अगर आपको समझ नहीं आई तो। देखो अब ये, अब आपने SCR कर लिया ना, अब आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, पूछो कैसे। देखो अब हमारी फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स है H1 ब्लॉकर्स की, डायफेनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, आपको पता लग रहा है ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, ये हमारे यहाँ हमेशा कार्बन होना चाहिए जैसी बात हुई। अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, इथाइलिन लिंकेज है जो है, आप देख सकते हो। अब देखो जो डॉक्सिलामाइन है इसमें हमने कुछ नहीं किया है, एक्चुअल में यही सेम एसिड ड्रग है, बस इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये CH है और यहाँ पे हमने H को हटाकर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है। बस वो H को रिप्लेस करके हमने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये बन गया हमारा डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट। ठीक है, सक्सिनेट नहीं है, सक्सिनेट हमारा ये है। ठीक है, आप इसको लिखो, अगर आपको एग्जाम में आया 10 मार्क्स में तो ये तो 20 मार्क्स का भी बन जाएगा क्वेश्चन। देखो अगर आपको सक्सिनेट नहीं आता है, अगर इसके नहीं आता तो सक्सिनेट एग्जाम में मत लिखना, फिर डॉक्सिलामाइन ही लिख के आना। अगर आपने सक्सिनेट लिखा है, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, तो सक्सिनेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो टीचर लापड़ मार देगा आपके। ठीक है, अब ऐसे ही है। देखो ऐसे ही आप जितने ड्रग्स देखो ना, ऐसे हमारे मोस्टली किए हुए हैं। ठीक है, कुछ अटैच किया तो कुछ निकाल दिया है। ठीक है, ट्रैपेनिलामीन वही चीज़ है। ठीक है, आप एक बार मैंने जो नोट्स में ये मैंने आप एक बार नोट्स देख सकते हो, हैंड रिटन नोट्स हैं, अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। अभी तो वेबसाइट बंद है यार, क्या करें, वो इंडिया ने बंद किया हुआ है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा खुलने में, तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो। अब बोलोगे ये क्या है, देखो ये भी हमारा एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे भी C है। ठीक है, हमारा ये भी इथाइल लिंकेज ही है। कैसे, देखो 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, ये इसकी जो हमारी एक्टिविटी है ये कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी हमने लिंकेज बढ़ा दिया। यहाँ से देखो इसकी लिंकेज बढ़ा दिया है। देखो यार ये N है, CH2 ये भी दिखाई दिया है, फिर N CH2 ऐसे याद रखो। ठीक है, ऐसे वह भी, बट इसको ना हम, इस ग्रुप को ना हम बोलते हैं अपना ज्यादातर हम पैरेललिन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको आपको ना जितना मर्जी आप ना समझने की कोशिश करो, आप इसको समझ नहीं सकते हो। इसको आपको ना क्रैमिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर सारे याद रखना इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी तो आपने हिस्टामिन की इतने पढ़े हैं, अभी पता नहीं कितने आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर होंगे, कितने कितने याद करोगे। ठीक है, बस इतना देखो, अगर आपको बाई चांस हिस्टामिन ड्रग्स पे आता है तो आपको ना सारी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जैसे फर्स्ट जनरेशन की आपने 5 ड्रग्स बना दी, बहुत है। ठीक है, अब जैसे H1 ब्लॉकर्स की सेकंड जनरेशन की आपने 2 ड्रग्स बना दी, बहुत है। अब जो H2 ब्लॉकर्स हैं उसकी 2 ड्रग्स बना दो, टोटल कोशिश करो कि 10 ड्रग्स बना दो। ठीक है, 10 ड्रग्स बना दिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दिया, पहले आपने इंट्रो दे दिया। ठीक है, हिस्टामिन क्या होते हैं, उसके बाद उसका दे दो, अगर हिस्टामिन अपने रिसेप्टर बाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये दे दिया। उसके बाद आपने देख दो कि हमारे रिसेप्टर कहाँ कहाँ है हिस्टामिन के,
ये हो गया। उसके बाद आप उसकी क्लासिफिकेशन दे दो ड्रग्स की। क्लासिफिकेशन देने के बाद आप बता दो कि ये H1 ब्लॉकर्स की 2 जनरेशन है, ये 1 जनरेशन है, उसमें से 5-5 2-2 ड्रग्स दे दो, बहुत इनफ है। ठीक है, सारी ड्रग्स आपसे होने नहीं लगी, क्योंकि मैंने भी नहीं की थी अपने टाइम पे, सारी ड्रग्स नहीं होती भाई। ठीक है, वही चीज है। अब देखो बार बार वही चीज सेम रिपीट है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको कोई, अब देखो अब एज़ेटाडीन आपको लगेगा अलग ही आ गया। ठीक है, इसमें भी एरोमेटिक रिंग है, ध्यान से देखोगे। अब देखो, अब जो हमारे सारे स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो वो है, बट ऐसा नहीं कि बस वही स्ट्रक्चर रहेगा सेम, कुछ अलग भी होता है। ठीक है, जरूरत नहीं हर ड्रग्स मॉडिफिकेशन से बनी हो, कुछ अलग भी बन सकती है। एज़ेटाडीन देखो, एज़ेटाडीन में 3 है। अब इतना याद रखो, इसमें 7 रिंग है बीच में, एज़ेटाडीन में 7 रिंग है, आपको पता है ना, एजा मतलब 7 होता है। ठीक है, एज़ेटाडीन में 7 रिंग है। जो अपना फेनिडामिन है, इसमें 5 रिंग है, इतना याद रखो, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक है, इसमें 7 है, इसमें 5 है। इसके साथ हमारा लगा हुआ है एक बेंजीन NCS3, यहाँ पे बस अकेले बेंजीन लगा है। ऐसे ही आपको कोरिलेट करके याद रखना पड़ेगा। ये सेम है, एज़ेटाडीन में 7 रिंग है सेंटर में, इसमें 5 रिंग है। जो 7 रिंग है उसके मतलब ये 7 रिंग है तो एक एक्स्ट्रा है, तो इसके साथ एक्स्ट्रा चीज लगा होगा NCS3। ये 5 है, ये पहले से कम है, जिसके साथ चीज भी उतनी लिमिटेड ही लगी होगी। ऐसे ही आपको कोरिलेट करके याद रखना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्राइब्रोडोल की, वही चीज है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देख सकते हो, सेडेशन, डिजीनेस, ये कुछ अपने इसके एडवर्स इफेक्ट है H1 ड्रग्स के। ठीक है, तो थेरेपेटिक यूज आपको पता है, रनी नोज एलर्जी रिएक्शन को स्टॉप करेगा। अब H2 ब्लॉकर्स बात कर लेते हैं। H2 ब्लॉकर से हारा लोराटाडीन। ठीक है, ये एज़ेटाडीन की तरह ही है, ध्यान से देखोगे, उसमें भी था, इसमें भी ऐसा था। अगर देखो आप ध्यान से देखोगे, एज़ेटाडीन भी सेम उतना ही था, बट यहाँ पे हमारा CS3 लिखा था, यहाँ पे CS3 नहीं लिखा, यहाँ पे हमारा लिखा इथोक्सी। इसको हम कहते हैं इथोक्सी, मतलब कि इथाइल ओ इथोक्सी, और ये कार्बोनिल मतलब N कार्बोनिल इथोक्सी। आप कैसे याद रखोगे, N है मतलब कि पहले से N है, यहाँ पे इथोक्सी कार्बोनिल, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको तोड़ तोड़ के। ये हमारा जो सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो बिल्कुल सेम है। बस इसमें ये है कि ये CH है। ये पता है आपको, ये इमेजिनरी बॉन्ड का मतलब देता है। इमेजिनरी बॉन्ड का मतलब होता है बिहाइंड द ग्रुप, ये ग्रुप के बिहाइंड है ये बॉन्ड, और ये इन फ्रंट है, बस यही डिफरेंस है इसमें, ऐसे इमेजिनरी है। ये इसके हमने बताई दिया आपको क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट आप पढ़ लेना, ये सिंपल ही हेडेक वगैरह है, यही लिखना होता है, वॉमिटिंग वगैरह कोई भी ड्रग का नहीं आते हमारे को। ठीक है, अब सिमेट्रिक जो H2 ब्लॉकर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो H1 ब्लॉकर से थोड़ा भी नहीं मिलता। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये अभी आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये अपनी स्ट्रक्चर है, खुद ही आपको याद करना पड़ेगा। ये तो मैं याद नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद ही सोचो, इसको मैं समझा भी नहीं सकता। ठीक है, आप ये समझाने के लायक ही नहीं है, ये सब समझने के लायक ही नहीं है। ठीक है, ये आप हमारे हैं। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अपने इसके सिंथेसिस, जो ड्रग्स की सिंथेसिस है। ठीक है, तब तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए, क्योंकि देखो जो समझाने वाली चीज़ थी मैंने बता दी आपको, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था समझाने वाला मैंने बता दिया आपको, हिस्टामिन्स क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ बाइंड हो गए, क्या करते हैं, SCR क्या समझाने वाला था वो मैं बता दिया। अब जो ड्रग्स है ना, ये बेसिकली कोई भी टीचर आपको ड्रग्स नहीं समझा सकता, वो ड्रॉ करके ही जाएगा, वो बस ग्रुप्स के नाम बता सकते हैं, यही होता है। ठीक है ना, आप खुद आपने पहले भी अगर मेडिसिन केमिस्ट्री की हो, आपको खुद पता लग गया होगा कि नशेड्स वगैरह आपने पहले पढ़े होंगे, तो ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, एक खुद ड्रग्स आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर मेरे को में कोई कमी वगैरह गलती वगैरह मेरी तो कमेंट में बोलिएगा, अगर कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए कमेंट में करिएगा, वो टॉपिक्स बना देंगे। एक दिन में आपको 2-3 वीडियो देखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।